नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसे हिंदी में कहेंगे किस्त भुगतान पद्धति। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, इसके पहले पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको पहले पढ़िएगा, किस्त भुगतान पद्धति बाद में पढ़िएगा। लिखना पड़ेगा हिंदी में किराया क्रय पद्धति। आपको ध्यान देना है, हायर परचेज सिस्टम से मिलता जुलता चैप्टर है। हायर परचेज सिस्टम से मिलता जुलता सिस्टम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में मैंने आपको बताया था, कोई भी परचेजर कोई एसेट्स को परचेज करता था, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे टेलीविज़न हो, और उसकी महीनवारी किस्त होती थी। महीने भर में किस्त हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट महीने में हो सकता है, तीसरे महीने हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है, और ईयरली वाला ज़्यादा मिलता था। आपने पढ़ा है। तो वही कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। इसमें अंतर केवल इतना है, इसमें मतलब कि हायर परचेज सिस्टम में जो भी असेट्स परचेज की जाती थी, जो कोई भी असेट्स परचेज की जाती थी, उस असेट्स को अगर कोई भी किस्त ना दे, कोई भी किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हुआ हो, तब क्या होगा? जब कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हुआ हो तो जो एसेट्स होती है उसको वेंडर रिटर्न कर ले जाता था। रिटर्न मतलब होता है वापस ही ले जाता था। ध्यान दीजिएगा, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं हायर परचेजर हूँ, मैं राजकुमार मौर्य, मैंने अपनी कोई गाड़ी खरीदी। मान लीजिए हमने कोई 4 पहिया गाड़ी खरीदी। मैंने कोई गाड़ी खरीदी और उसको किस मेथड से खरीदा मैंने? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है कि हर महीने या हर साल भर में इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे, किस्त हम पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए बीच में कोई किस्त ना पेमेंट कर पाए तो जो वेंडर होता था यानी कि विक्रेता जो होता था, मान लीजिए हम लोग एजेंसी से परचेज करके लाते हैं, तो आप सुने भी होंगे एजेंसी वाले गाड़ी खींच ले जाते हैं। कब खींच ले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी भी किस्त का, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में असमर्थ रहता है। ये आप सुने होंगे, जानते होंगे कि भैया गाड़ी किस्त पे मत खरीदो, अगर किस्त का भुगतान नहीं कर पाओगे तो गाड़ी खींचकर कहाँ चली जाएगी? एजेंसी के पास। एजेंसी का मतलब फाइनेंसर होता है, फाइनेंसर मेन होता है, याद रखिएगा। एजेंसी से कोई मतलब नहीं ज़्यादा, लेकिन फाइनेंसर से मतलब होता है। विक्रेता कौन होता है? फाइनेंसर कंपनी को पैसा दे देता है, कंपनी हम लोग को पैसा दे देती, मतलब कि हम लोग को एजा उधार दे देती है। तो इन दोनों में ज़्यादातर आपको यही अंतर मिलेगा। इन्हें गाड़ी जो है वेंडर मतलब विक्रेता वापस ले जा सकता है। इसमें मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट में वापस यानी कि रिटर्न नहीं ले जा सकता। याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं या हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, अगर हायर परचेज सिस्टम पे है तो आपको पता है हायर परचेज सिस्टम पे
अगर किस्त का भुगतान नहीं कर पाओगे तो गाड़ी वापस चली जाएगी, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में रिटर्न नहीं जाएगी, बल्कि वेंडर मतलब विक्रेता जो बेचने वाला होगा वो परचेजर के ऊपर यानी खरीदने वाले के ऊपर मुकदमा दायर करके किस्त का भुगतान वसूल सकता है। गाड़ी यानी कि एसेट्स को वापस नहीं ले जा सकता। तो हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक हैं, हमारे सामने दो दो बुक हैं इस समय। हम दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता रहे हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आवे, और आपको अपनी सुविधा के अनुसार लिखना भी पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, हमारे सामने हिंदी और इंग्लिश दो बुक है। मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी में लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख लेंगे, और जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे इंग्लिश में लिख लेंगे। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको लिखना है J.R. बॉटली बाय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बाय के अनुसार। क्या कहा इन्होंने, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाई इंस्टॉलमेंट द गुड्स, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो भी गुड्स होता है, जो भी एसेट्स होता है, परचेज किया जाता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तों में। आगे कहते हैं द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ परचेजर इमीडिएटली ही रिसीव डिलीवरी द सेम, मतलब जैसे ही खरीदा जाता है, जैसे परचेज किया जाता है, वैसे ही रिसीव्ड माना जाता है। आपको मैंने पीछे क्या बताया, आपको मैंने पीछे बताया, अभी आप ध्यान दिए होंगे। तो अगर हायर परचेज पे आपने परचेज किया है तो तुरंत परचेज नहीं माना जाता, समझ रहे हैं। जैसे मैंने किराया हायर परचेज पे कोई एसेट्स परचेज की, हायर परचेज पे, हायर परचेज प्राइस पे, तो हमारे पास एसेट्स तो आ गई, लेकिन वो हमारी नहीं है। कब तक हमारी नहीं है, जब तक उस आखिरी किस्त का भुगतान ना कर दें, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दें। बट हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जैसे ही परचेज किया जाता है वैसे ही अपनी मानी जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाओगे तो रिटर्न कर लेगा, यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान देना, यही अंतर होता है मेन। तो अब हिंदी में क्या बोला, हिंदी में भी बता देते हैं आपको एकदम शालीनता से, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आवे। कह रहा है J.R. बॉटली बाय के अनुसार किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल की संपत्ति उसी समय हो जाती है, क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब उसको माल सुपुर्द किया जाता है। इसका मतलब एक ही है, इंग्लिश में ही और हिंदी में भी मैंने बता दिया। जिस समय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से परचेज करोगे उसी समय मालिक बन जाओगे। याद रखना हमारी बात को, एक एक पॉइंट को। और आगे आपको क्या बताना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार फिर से जान लीजिए, हमने मोटरसाइकिल खरीदी, जहाँ थोड़ी देर के लिए मान लिए मोटर गाड़ी खरीदी, मोटर गाड़ी मैंने परचेज करी किस सिस्टम पे, हायर परचेज प्राइस, हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। हमने मोटर गाड़ी खरीदी या मोटर संपत्ति खरीदी, ठीक है, किस मेथड पे, एकदम अच्छे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेट भले समझो पहला वीडियो। तो हमारी गाड़ी नहीं है वो, जब तक किस्त भरोगे तब तक वो जान लीजिए कि आप किराया दे रहे हैं, आप जान लीजिए किराया, रेंट दे रहे हैं आप, ठीक है, किराए की तरह होती है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किस्त भुगतान पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति का प्रयोग करते हैं अगर हम लोग, तो मैंने गाड़ी खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, तुरंत हमारी है, जबरदस्ती आ करके किस्त मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण, बस जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, हमारे नाम कोई मुकदमा दायर कर दे, कोई न्यायालय में काहे, फिर कोर्ट में पेशी होगी, बुलाया जाएगा, काहे लिए नहीं दे रहे हो, लेकिन संपत्ति को वसूल नहीं सकते। इनमें क्या होता है, गाड़ी ले जाएंगे, जो पैसा वैसा जमा किया वो सब ले जाएंगे,
ए में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जिस समय परचेज करोगे उसी समय मालिक बन जाओगे, जिस समय लास्ट पेमेंट करोगे उस समय मालिक बनोगे। ये मेन अंतर है, इसे आप समझ लीजिए। अब आपको कैरेक्टर बताने जा रहे हैं, विशेषताएं बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको कैरेक्टर लिखना है। अपनी कॉपी में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं और हेडिंग लिख करके समझा रहे हैं। किराया किस्त भुगतान पद्धति के विशेषता हिंदी में बोलते हैं। सभी स्टूडेंट को बताएंगे किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। इसको लिख लीजिए, किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। आगे चलो, सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हिंदी में बोलेंगे साख पर बिक्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो गुड्स सेल किया जाएगा वो क्रेडिट पर सेल किया जाएगा। क्रेडिट पर होता है कि मान लीजिए पेमेंट तुरंत नहीं करते, समय समय पर आने वाले समय पे करते हैं। ऐसे नहीं दे दिया जाता जो जिसका मन करे वही ले ले। इसमें साख क्रेडिट देखी जाती है। क्रेडिट, क्योंकि अगर ले लेगा तो वापस करा नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, तो फिर क्या होगा, इसमें क्रेडिट देखी जाती है। क्रेडिट, जिसकी जैसी क्रेडिट है उसको वैसे पेमेंट किया जाता है, उसको वैसे उधार दिया जाता है। साख पर क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बनी होती है जिसकी जिसके। सेकंड आपको लिखना है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान। किसमें? किस्तों में भुगतान। ये तो आप जान ही रहे हैं, जो पेमेंट किया जाएगा वो किस्तों में किया जाएगा, ठीक है। किस्त का मतलब होता है समय समय पर, मास महीने भर का हो सकता है, 6 महीने का पर हो सकता है, साल भर का हो सकता है। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, अनुबंध हुआ रहता है, वैसे वैसे होता है, जैसे पहले से तय कर लिया जाता है। थर्ड नंबर आपको ध्यान देना है। थर्ड नंबर में अधिकार, पोजीशन। पोजीशन, अधिकार। अधिकार कहा गया है, इसमें आप समझिएगा, जैसे ही गुड्स से दे दिया जाएगा, जैसे ही संपत्ति दी जाएगी, यानी कि विक्रेता के लिए तो गुड्स होगा, खरीदने वाले के लिए संपत्ति होगी, एसेट्स होगी। जैसे ही मिलेगा वैसे ही वह मालिक बन जाता है, वैसे वह उस संपत्ति के पीछे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो वाला सिस्टम होता है पिछले चैप्टर वाला, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आपको आगे ध्यान देना है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आपको ध्यान देना है क्या? फोर्थ नंबर में कहा है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। कहा गया है क्रेता के पक्ष में अनुबंध होते ही, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध होगा, वैसे ही परचेजर इसका मालिक बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वह
इन फ्यूचर में पेमेंट करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही इस सिस्टम से पेमेंट किया जाएगा वैसे ही वह मालिक बन जाएगा। कौन? परचेजर। ठीक है, जैसे ही उसको मिलेगा उसको चाहे दूसरे को बेच भी सकता है, लेकिन इसके अपोजिट वाले नियम में नहीं बेच सकता। फिफ्थ नंबर आपको ध्यान देना है। फिफ्थ नंबर, यूज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यूज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ऐसा क्यों लिखा गया? कहा गया है मतलब कि वो अपने मन के मतलब से, अपने मन से, मन वांछित उपयोग, हिंदी में लिख लीजिए मन वांछित उपयोग। मन वांछित उपयोग का मतलब क्या होता है? वो अपने मन से यूज कर सकता है। मन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए वो किसी दूसरे पक्षकार को बेच दे। हमने अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से लिया है, चाहे किस्त दिए रहें चाहे ना दिए रहें, हम चाहे तो अगली पार्टी खुद ही बेच दें, और हम चाहें तो गिरवी रख दें कहीं पर, किसी दूसरे को गिफ्ट में दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें? इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़े हैं, क्योंकि उसमें आप मालिक नहीं होते, परचेजर मालिक नहीं होता। 6 नंबर आप देखेंगे, 6 नंबर, गुड्स टिटल टू थर्ड पार्टी। कह रहे हैं तृतीय पक्षकार को श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार। मतलब अगर किसी को मैंने बेचा, वो भी बेच दिया कहीं पर, जब जो मन कहे तो सो करे, गिरवी रखे पुनः बेच दे, चाहे जो कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th नंबर, लास्ट नंबर, 7th नंबर आपको बताना चाहते हैं, सेलर मतलब विक्रेता। सेलर हैज नॉट राइट टू टेक बैक द गुड्स। राइट टू टेक बैक ऑफ गुड्स मतलब कि जो सेलर होता है वो वापस नहीं ले सकता, कुछ भी हो, विक्रेता वापस नहीं ले सकता। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा क्या हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसे आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नमस्कार, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य आपके लिए लेकर आए हैं हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। हम यहाँ पर अच्छे से आपको समझाना चाहते हैं। यदि आप समझ लेंगे तो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका काम आसान हो जाएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं थ्योरी। जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं कर पाते वे थ्योरी करते हैं, और थ्योरी के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ परफेक्ट बता रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको तैयार करना है, और एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है हायर परचेज सिस्टम। क्या लिख लेना है? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के बाद आपको लिख लेना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट
कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहे, सबसे पहले आप पढ़ते हैं हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। अब पढ़ते हैं किस्त भुगतान पद्धति। याद रखना डियर स्टूडेंट, एकदम सटीक समझबूझ करके, विश्लेषित करके, एनालिसिस करके हम आपको यहां बता रहे हैं। वीडियो बड़ी मेहनत से बन रही है। वीडियो में ये जान लीजिए, खून और पसीना, उसके साथ दिमाग एक साथ करना पड़ता है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे गौर से सुने, उसे गौर से फॉलो करें। यहां पर होता है, आपको पेपर में लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर का आधार। क्या कहते हैं? डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस डबल एफ होगा, ठीक है। मिस्टेक कहीं पर भी होगी मैं आपको आगाह करूंगा कि बेहतर ढंग से आप तैयारी करें, ताकि आप बेहतर ढंग से अपने पेपर में लिख पावें, पढ़ पावें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपको लिखना है यहां पर एक्ट। हिंदी में कहते हैं अनुबंध। हायर परचेज सिस्टम में कौन सा एक्ट लगता है? हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेज एक्ट, हायर परचेज एक्ट 1972 लगता है, 1972 लगता है। याद रखिएगा, यही सब चीज़ें काम आएंगी पेपर में। जब पेपर लॉन्ग प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है लिखने में, और उसी हालत जो ख़राब होती है स्टूडेंट को लिखने में, वही ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जब आपको याद रहेगा हायर परचेज सिस्टम 1972 में लागू हुआ ना, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम 1930 में लागू हुआ। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी लैंग्वेज मैं यहां पर भर दूं। आपको याद करना है, पेपर में आपको लिखना है। तो आप जैसे मैं कहता हूं वैसे याद करें। कौन सा एक्ट लागू हुआ? हायर परचेज एक्ट जो लागू हुआ 1972 में, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कब लागू हुआ? 1930 में लागू हुआ। अपनी कॉपी में लिख लेंगे, प्यार से लिख लेंगे, याद करके जाएंगे। जब भी पेपर देने के पहले घुसेंगे गेट पर, जो लोग सीरीज वगैरह ले जाते हैं, आप नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को ले जाइएगा और पहले से देख लीजिएगा सर ने क्या बताया था। दावा करता हूं मैं, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कहता है? सेकेंड नंबर में कह रहा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं अनुबंध की प्रकृति। अनुबंध की प्रकृति। अनुबंध की प्रकृति में ध्यान देना है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होता है, किसमें? हायर परचेज सिस्टम में एज अ रेंट होता है। एज अ रेंट का मतलब एज अ किराए पर लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई मोटरसाइकिल खरीदूं, मैं राजकुमार मौर्य किसी मोटरसाइकिल को किसी एजेंसी से खरीद रहा हूं किस्त पे, इंस्टॉलमेंट पे। तो एक होता है ए वाला सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक होता है कौन सा? हायर परचेज सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया है, जब तक लास्ट किस्त का पेमेंट नहीं कर देंगे तब हायर परचेज सिस्टम लगेगा। जब लास्ट किस्त का पेमेंट कर देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, तो इंस्टॉलमेंट तब हमारी हो जाएगी मोटरसाइकिल। और ए वाला कब लगेगा? जैसे ही परचेज करेंगे तुरंत किसकी हो जाएगी? परचेजर की हो जाएगी। तो बुक में जो कहा गया है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
हायर परचेज सिस्टम इज एग्रीमेंट ऑफ हायर। समझ रहे हैं? इसमें जो एग्रीमेंट होगा उसमें किसका महत्व होगा? हायर। हायर मतलब किराए का। और कब एसेट्स परचेजर की हो जाएगी? जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है अंतिम किस्त का भुगतान ना हो जाए, तब तक किराया पर मानी जाती है। ये नेचर कौन सा होता है? हायर का नेचर होता है। किसका नेचर होता है? हायर मतलब होता है किराए पर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसमें इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। यहां पर वस्तु विक्रय अधिनियम लगता है, क्योंकि यहां पर जब सेल हो गया तो मैंने आपको बताया भी है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट अगर सिस्टम है तो जैसे ही सेलिंग हुई वैसे ही परचेजर की हो जाती है एसेट्स। याद रखिएगा। तो हमारे पास किताब जो है 2-2 किताबें हैं, 3-3 किताबें हैं, तो मैं आपको बेहतर ढंग से बता रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसमें हायर होता है, जब तक लास्ट पेमेंट का वो पेड ना हो जाए तब तक परचेजर की नहीं होती है। इसमें सेल ऑफ गुड्स किसका होता है? सेल ऑफ गुड्स विक्रेता का, मतलब जैसे ही सेलिंग होगी वैसे ही बेचने वाले का, परचेज करने वाले का गुड्स हो जाएगा। थर्ड नंबर आपको क्या ध्यान देना है? ओनरशिप। हिंदी में कहते हैं स्वामित्व। ओनरशिप, स्वामित्व। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होगा तब तक ओनरशिप कौन होगा? ओनरशिप सेलर होगा, सेल करने वाला होगा। ओनरशिप कौन होगा? ओनरशिप सेल करने वाले की होती है। इसको आपको आगे ध्यान देना है। इसमें जो ओनरशिप होती है, किसमें? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप जो होती है वह तुरंत मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ओनरशिप जो होती है वह जैसे ही परचेज किया जाएगा, जैसे ही गुड्स सेल होगा, तुरंत ओनरशिप मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 डिफरेंस बताए। पहला हायर परचेज एक्ट लगेगा 1972, सेकेंड नंबर 1930 लगेगा। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एम है अनुबंध की प्रकृति जो होगी किराया माना जाएगा, जब तक फाइनल किस्त का भुगतान ना हो जाए तब तक रेंट माना जाएगा। कौन सा एक्ट लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, मतलब कि जैसे ही सेलिंग हो जाए, जैसे ही कोई भी परचेजर, जैसे मान लीजिए मैंने मोटरसाइकिल परचेज की, जैसे ही पैसा देंगे वैसे ही हमारी हो जाएगी। एज अ सेल वाला नियम रखता है। इनमें रेंट वाला नियम लगता है, जैसे जैसे पेमेंट की जाएगी वैसे वैसे क्या किया जाएगा? जैसे जैसे पेमेंट की जाएगी वैसे वैसे मालिक बनता जाता है। इसमें लास्ट पेमेंट होने पर इसमें तुरंत बन जाता है। इसमें मैंने कहा फाइनल पेमेंट पर सेल माना जाता है, इसमें तुरंत सेल मान लिया जाता है। किसमें? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। अगला लगता है यूज। यूज का मतलब उपयोग। ध्यान दीजिएगा, उपयोग या उपभोग। जैसे मान लीजिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई एसेट्स परचेज करता है तो उसको यूज कर सकता है। ध्यान सकते हैं, यूज कर सकता है, अच्छे से यूज कर सकता है, लेकिन इसे गिरवी का मतलब इंग्लिश में मोर्टेज, मतलब गिरवी नहीं रख सकता, किसी को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता। आपने अगर हायर परचेज पर आपने कोई एसेट्स परचेज की है तो आप केवल उसको यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? यूज करने के आप बाद क्या कर सकते हैं? यूज करने के बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते किसी को। आप सोचें सेल कर दें, आप सोचें किसी अन्य को फ्री में दे दें, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें आप यूज कर सकते हैं। यूज के मतलब यूज भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। किसको? ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि सेल भी कर सकते हैं। याद रखिएगा,
आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है तो उसको यूज भी कर सकते हैं, उसको चाहो तो किसी को सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला सिस्टम है तो केवल यूज कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, इसको याद रखिएगा। अधिकतर यही वाला नियम लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यही वाला लोग कंपनियाँ ज़्यादा देती हैं हायर परचेज में, ठीक है, हायर परचेज में ज़्यादा देती हैं। उसके बाद 6 नंबर आपको क्या बताना है हमें? 6 नंबर आपको बताना चाहते हैं। 6 कहता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सुरक्षा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ध्यान दीजिएगा, एम है मोर प्रोटेक्शन होता है। जैसे कोई लड़ गई गाड़ी, भिड़ गई गाड़ी, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसका सारा खर्चा कौन देती है? कंपनी देती है, फाइनेंस कंपनी देती है। अब इन्हें क्या होता है? इन्हें आपका है लेस प्रोटेक्शन, इसके आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेस प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटेक्शन मतलब होता है क्या? सुरक्षा। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो को अंग्रेजी बता रहे हैं, अंग्रेजी नहीं, ये सब एकदम सिंपल भाषा है। सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, इसमें सुरक्षा की जाती है। भाई इसमें कंपनी की रहती है, क्योंकि कंपनी को रहता है कि हमें पैसा मिलेगा, अभी करेंगे। इसमें कंपनी का नहीं रहता, इसमें खुद को प्रोटेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। आपको आगे ध्यान देना है। 7वां नंबर क्या कहते हैं? 7वां नंबर कहा गया है गुड्स, गुड टाइटल, श्रेष्ठ स्वामित्वाधिकार, श्रेष्ठ स्वामित्वाधिकार। इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ स्वामित्वाधिकार, ठीक है। इसमें श्रेष्ठ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, इसमें श्रेष्ठ होता है गुड टाइटल, ठीक है। इसमें गुड नहीं होता। क्यों गुड नहीं होता? क्योंकि भाई पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो किस्त का भुगतान अगर नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी हमारी चली जाएगी। तो इसमें नहीं रहता, और इसमें रहता है। इसमें श्रेष्ठ रहता नहीं रहता, गलत का मतलब नहीं रहता, इसमें रहता है। इसको लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में। उसके बाद राइट ऑफ रीपास, 8th नंबर, राइट ऑफ रीपोसेशन। कह रहे हैं क्रेता द्वारा किस्तों का भुगतान न किए जाने पर रिटर्न, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का पुनः वापसी का अधिकार। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। पुनः वापसी का अधिकार, सब समझिए। इसमें अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एसेट्स परचेज किया है और पैसा नहीं दे पा रहा है, क्या नहीं दे पा रहा है? किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो रिटर्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है सामान। जिसे कहते हैं ना गाड़ी खिंच गई, अगर कोई व्यक्ति किस्त का भुगतान नहीं कर पाता तो गाड़ी क्या होती है? खिंच जाती है। अगले में कहता है नो रिटर्न, रिटर्न नहीं ले सकता कंपनी। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती है कंपनी। जैसे कोई व्यक्ति इंस्टॉलमेंट पेमेंट से लिया सामान, तो अगर किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो कंपनी गुड्स को नहीं रिटर्न ले जा सकती। इसमें सेलिंग हो चुकी है, इसमें सेलिंग नहीं हुई है, इसमें एज अ रेंट है। तो इसके लिए क्या हो? कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है, ठीक है। केस चल सकता है, क्या हो सकता है? केस चला करके पैसा लिया जा सकता है। उसके बाद अगला है रिपेयर। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत। ध्यान दीजिएगा भैया, मरम्मत कौन कराता है? मरम्मत सेलर कराता है। सेलर मतलब होता है विक्रेता कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि मालिक तो वही है। कौन है? विक्रेता। एम है परचेजर कराता है। कौन कराता है? परचेजर कराता है। सेलिंग क्या कहते हैं? परचेजर कराता है, ठीक है। रिपेयर। उसके बाद 10th नंबर आपको ध्यान देना है। 10th नंबर
कहता है राइट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें राइट किसको होता है टर्मिनेट करने का? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का राइट होता है किसको? इसमें होता है जब किस्त का भुगतान ना दे पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे तब टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व क्रेता अनुबंध भंग कर सकता है। खरीदने वाला किस्त का अगर नहीं दे पाए तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है, इसमें नहीं रद्द कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं रद्द होता है। तो इसको मैंने 10 पॉइंट मैंने मोटे मोटे तौर पर बताए, तो अगर आप चाहेंगे याद करना तो बहुत कठिन नहीं है। देखो भैया, एक ये याद हो जाएगा आपका, एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाए, सब याद ही हो जाएगा। एकदम आसान टॉपिक मैंने बता दिया। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं हायर परचेजर की पुस्तक में जर्नल एंट्री क्या क्या होती है। सबसे पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। मैंने आपको इसके पहले महत्वपूर्ण थ्योरियों के बारे में बता दिया है। आपको जितना मैं बताता हूं उतना आपको तैयार करना है। अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है। जैसे मान लीजिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जर्नल एंट्री बनाते थे, लेजर बनाते थे, यहां पर भी वही प्रक्रिया अपनी होगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पेपर में जब पूछता है थ्योरी तो पूछता है कभी कभी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड परचेजर के यहाँ कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। परचेजर कहें, वायर कहें, क्रेता कहें, यानी कि किस्त भुगतान क्रेता के अंतर्गत कौन कौन सी परचेजर के यहाँ एंट्री होगी। वायर कहें, परचेजर कहें, मतलब खरीदने वाले के यहाँ कौन कौन सी एंट्री होती है। थ्योरी में पूछता है और आपको तैयार करना है। मैं जैसे बता रहा हूं, आपको सबसे पहला कार्य करना है, आपको सबसे पहला कार्य करना है, जैसे परचेजर क्या कर रहे हैं ना, परचेजर का मतलब क्या होता है? क्रेता, बायर खरीदने वाला, याद रखिएगा। पहली एंट्री जो होगी उसमें आपको ध्यान देना है फॉर ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक का मतलब क्या होता है भैया, हिंदी में भी बता देते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है अनुबंध, सुपुर्दगी लेते समय, सुपुर्दगी लेते समय। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं परचेजर हूं, अपने आप को मानिएगा परचेजर, खरीदने वाला। अगर हम किसी भी असेट्स को परचेज करते हैं तो हमारे पास असेट्स आती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या आती है? असेट्स आती है। मैंने माना मैंने मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल हमारे लिए असेट्स होगी। किस्त पर खरीदी है, किस्त पर, इंस्टॉलमेंट पर, तो हमारे पास मोटरसाइकिल आएगी। लिखना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स हमारे पास आएगी, इसको आप जानते ही हैं। आने वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जितना भी इंटरेस्ट होता है लिख दिया जाता है इंटरेस्ट
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देखेंगे गंभीरता से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसेट्स हमारे पास आएगी, पूरे का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और टोटल ऐड करके वेंडर मतलब विक्रेता, ठीक है। पहली एंट्री होगी जब एसेट्स परचेज की जाएगी तो। दूसरी एंट्री होगी परचेज कर लिया एसेट्स। सेकेंड नंबर एंट्री होगी फॉर पेमेंट ऑफ ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, फॉर पेमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है सुपुर्दगी ले गई। जब हम लोग डिलीवरी लेंगे गुड्स को सुपुर्दगी लेंगे तो कुछ पैसा पेमेंट करेंगे कि नहीं। जैसे मैं राजकुमार मौर्य, आप अपना नाम समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, कुछ पैसा वैसा देंगे कि वैसे लेकर चले आएंगे। कुछ देंगे तो देने की एंट्री होगी, नहीं देंगे तो देने की एंट्री नहीं होगी। वैसे जो रीति रिवाज है हम लोगों का, कुछ ना कुछ तो देते हैं ना भाई। दिए रहेंगे तो हमारा लायबिलिटी कम हो रहेगी। आपको लिखना है कौन पाएगा पैसा, पाएगा वेंडर। लिखा जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर को पैसा दे दिया जाएगा। दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा भाई जब आप किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो एंट्री मान लीजिएगा, पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, चौथे साल का इंटरेस्ट, जय साल की किस्त रहेगी सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। याद रखना पेमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी लेते समय पेमेंट करेंगे तो वेंडर का मतलब एजेंसी वाले को, विक्रेता को पेमेंट करेंगे। दिमाग में रखिए, हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे कोई मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, मोबाइलें खरीद रहे हैं, कुछ अपने दिमाग में रख लीजिए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। भैया चलो ठीक है तुरंत ले लो, 500, 1000, 2000 जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं दिया है। थर्ड नंबर क्या होता है भैया, चलो ठीक है। ए होता है कै तारीख को, ए जो एंट्री होगी मान लीजिए अप्रैल 1 को एंट्री होगी। मान लीजिए 1 अप्रैल को खरीदा जा रहा है तब, मान लीजिए अप्रैल 1 मतलब जनवरी 1 को खरीदा जा रहा है तब, यानी कि जिस दिन परचेज किया जाएगा, परचेज की डेट लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अब चलो ठीक है, यहाँ पर एसेट्स परचेज की गई, यहाँ पर तुरंत पैसा दे दिया गया, कुछ नोट दनादन गिन दीजिए, ठीक है। अब आएगा प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एट द एंड ऑफ ईयर हम कर देंगे, कोई समस्या थोड़ी ना है। अब क्या होगा, पहली किस्त दो, पहली किस्त के साथ साथ वो में पहले ब्याज लगेगा। याद रखना भाई, यहाँ मैंने एसेट्स खरीदी है, कुछ दे दिया, जो बचा रहेगा उस पर ब्याज लगेगा। तीसरी एंट्री में इंटरेस्ट के लिए लिखा जाएगा, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डेबिट हो चुका है सस्पेंस। याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भैया, कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मामला होगा भाई, इंटरेस्ट का मामला तो हो गया। अब इंस्टॉलमेंट, चौथी एंट्री मान लीजिए, इंटरेस्ट की हो गई, चौथी एंट्री इंस्टॉलमेंट मतलब ब्याज की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, ब्याजो दिया जाएगा।
सॉरी इंस्टॉलमेंट, ब्याज हो गया, इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा तो एंट्री कौन पाएगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्याज भी दे दिया जाएगा, ठीक है, क्या दे दिया जाएगा? ब्याज दे दिया जाएगा, सॉरी अरे भैया किस्त दी जाएगी, हम बार बार बोल रहे हैं, क्या दी जाएगी? किस्त दी जाएगी, याद रखना हमारी बात, ठीक है। पहला नंबर, एसेट्स को परचेज किया गया, तुरंत कुछ पैसा दिया गया, ब्याज लगेगा, किस्त दी जाएगी, याद रखना, ये मत कहना हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 4 एंट्री पहली बार, पहले ऐसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान देना है, क्या? गाड़ी खरीदा आपने, कुछ पैसा दिया आपने, इंटरेस्ट लगा, 1 साल तक यूज किए, किस्त दिया आपने, अब गाड़ी में यानी कि संपत्ति में घिसावट आ जाएगी, जेका बोलते हैं डिप्रिसिएशन, का है भैया? 5वां नंबर। किसको? डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ह्रास। जब किसी एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो उस एसेट्स की प्राइस में कमी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ह्रास, डिप्रिसिएशन। हमारी बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ताउम्र नहीं भूलनी है डिप्रिसिएशन की बात। डिप्रिसिएशन की चर्चा कुल होती है। तो आपको पता है डिप्रिसिएशन क्या होता है? घाटा होता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? किस पर डिप्रिसिएशन लगेगा? एसेट्स। एसेट्स जो टीवी रहे, जो कार रहे, जो मोटरसाइकिल रहे, जो ट्रक रहे, जो बस रहे, जो रहेगा क्वेश्चन में। अब आपको ध्यान देना है 6 नंबर, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट का पैसा इसमें लिखा जाएगा, डिप्रिसिएशन का पैसा इसमें लिखा जाएगा, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ये आपकी परचेजर के यहाँ एंट्री हो गई है और कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं दावा करता हूँ आप इसे लिख लेंगे, आपका भविष्य जान लीजिए बन जाएगा। किससे रिलेटेड बन जाएगा? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंट ओपन किए जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग लेज़र बनाने के लिए बोलेगा, अकाउंट ओपन किया जाएगा, असेट्स का अकाउंट बनेगा और हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। सबका अलग अलग अकाउंट है, तो क्वेश्चन में पता लगेगा क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है आपको किसी भी प्रकार। आपको आगे बताना चाहते हैं, अभी तक मैंने बताया परचेजर, हम लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे थे, टीवी खरीद रहे थे, ट्रक बस खरीद रहे थे, टेम्पो खरीद रहे थे। अब क्या करेंगे? अब हम सेलर बन जाएंगे। भाई परचेजर खरीदने वाला अपने यहाँ जर्नल एंट्री करेगा, तो वेंडर भी करेगा, विक्रेता भी करेगा। तो विक्रेता के यहाँ भी हम लोग थोड़ा कुछ ज्ञानवर्धन करते हैं, विक्रेता के बारे में जानकारी करते हैं। वेंडर, अब हम विक्रेता बन जाएंगे। याद रखना कैसे विक्रेता बना जाता है। तो अब इसके पहले हम लोग क्या किए थे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। वेंडर का मतलब विक्रेता। ऐसे अच्छे से लिखो अपनी कॉपी में। विक्रेता का मतलब क्या होता है? बेचने वाला। चलो बेचते हैं। कहाँ बेचेंगे? बेचते हैं यहाँ पर एसेट्स बेचेंगे। एसेट्स हमारे लिए नहीं है। देखो
जो जैसे हम लोग अभी मोटरसाइकिल परचेज किए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए एसेट्स होती है। अगर हम सेलर होंगे तो हमारे यहाँ गुड्स होता है। बिजनेसमैन हम बन गए। अब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जैसे कोई व्यक्ति ट्रक बेचता होगा, मान लीजिए कोई संस्था, कोई कंपनी, तो उसके लिए वह गुड्स होती है, वो एसेट्स नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर सेल ऑफ गुड्स, पहली एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ गुड्स। कहेंगे वस्तु का विक्रय। जब वस्तु का विक्रय होगा, तो आपको बताना चाहते हैं वस्तु का जब विक्रय होगा तो भाई वस्तु को कौन परचेज करेगा? हायर परचेजर। चाहे हायर परचेजर कहेंगे, लेकिन यहां हायर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पीछे मैंने किया हो तो वहां से हटा दीजिएगा आप लोग। यहां लिखेंगे, क्योंकि किराया थोड़ी ना है यहां पर, परचेजर्स अकाउंट डेबिट, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए परचेजर पाने वाला होगा, हमारे पास से गुड्स चला गया, जितने साल का इंटरेस्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी होगा, n होगा, उतना हम लिख देंगे। आगे बताएंगे, आपको लोग चिंता नहीं करना है, नहीं तो सोचो यही नहीं समझ में आ रहा है, अरे पहले एंट्री पेंट्री याद करो कुछ, ठीक है। उसके बाद अब हम विक्रेता हैं, सेलर हैं, तो हमारे यहाँ कैश रिसीव्ड होगा, किसका? रोकड़ प्राप्त होगा। किसका रोकड़ प्राप्त होगा? सीडीपी का। किसका? सीडीपी। जैसे हम लोग, कोई हमारे यहाँ परचेजर आएगा खरीदने वाला, तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देकर जाएगा, कैश डाउन पेमेंट, जिसे बोलते हैं सीडीपी, सीडीपी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, टू परचेजर अकाउंट, रोकड़ प्राप्त करने पर एंट्री हो जाएगी। तीसरा आपको ध्यान देना है, इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एंट्री कब होगी? जब परचेज की जाएगी। जैसे मान लीजिए जनवरी 1 बोला है, वैसे जनवरी 1 बहुत कम बोलता है, 1 अप्रैल बोलता है ज़्यादातर, तब की एंट्री होगी ये दोनों। अब जो एंट्री होगी मार्च 31, इसके पहले वाली एंट्री में भी ध्यान दीजिएगा, पहली दो एंट्री जो होती है वो किसकी होती है? परचेज करते समय, इसकी यहाँ पर सेल करते समय। भाई यहाँ तो हम लोग सेलर बन गए। अब जिसको बेचे हैं उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? ब्याज की एंट्री करेंगे। ब्याज की एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? यहाँ क्रेडिट हुआ है ना, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो ब्याज है हमारा, ये क्या है? ये फायदा है। इसके पहले घाटा था इसलिए डेबिट हो रहा था। ये इंटरेस्ट सस्पेंस इसके पहले डेबिट था, तब हाँ क्रेडिट कर दीजिए। जो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ उल्टा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट हो गया है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर एंट्री क्या होती है? फोर्थ नंबर होती है किस्त देने की। किस्त, इंस्टॉलमेंट देने की, किस्त देने की एंट्री होती है। तो किस्त किसको दिया जाएगा? परचेजर को। लिखा जाएगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू, परचेजर अकाउंट डेबिट टू क्या, सॉरी, किस्त मिलेगी हमको, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस्त मिलेगी तो कैश, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, टू परचेजर अकाउंट। किस्त हमको मिलेगी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, किस्त हमको यहाँ पर मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेल करने वाला डिप्रिसिएशन नहीं लगाता, खरीदने वाला लगाएगा डिप्रिसिएशन, लेकिन सेल करने वाला डिप्रिसिएशन नहीं लगाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन की एंट्री आपको नहीं करना है। अब आपको करनी है फिफ्थ नंबर एंट्री, इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर
टू पीएल अकाउंट लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर पीएल क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हमारा नुकसान हो, घाटा हो, खर्चा हो, पीएल डेबिट होता है, जब हमारा फायदा होता है तो पीएल आपका क्रेडिट होता है। इसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ष का अंत हो, पहले साल का वर्ष का अंत हो, ट्रेडिंग व्यापार खाते की एंट्री हो जाएगी। सेल्स को डेबिट कर देंगे, मान लिया जाएगा सेल हो गया टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले साल तो इतनी एंट्री होगी, दूसरे के साल ए वाली एंट्री होगी, दूसरे साल कौन सी एंट्री होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, तीसरी और चौथी और पांचवी एंट्री होगी। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताऊंगा, इसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।